हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया ही होंगे शायद। सही है। तो कल थोड़ा सा अपन ने कालांतर, पदांतर और क्या कहते हैं समयांतर के बारे में थोड़ी सी डिस्कस करी थी, शायद याद होगी आपको। एक बच्चा हमारे यहाँ पर मस्ती कर रहा है, तो कल इसको बाहर निकालते हैं, फिर आगे चलते हैं। सही है, चलो याद करिए। अब वो कलांतर, पथांतर, समयांतर की जो कंडीशंस थी, समान कला, विपरीत कला के लिए जो बातें थी, मैंने कहा था याद करनी है। पता नहीं शायद याद करी नहीं करी, काम आती हैं बार बार में। अब इसी में ही आगे अपन चलते हैं, किसके ऊपर? लास्ट पॉइंट है आज का, मतलब जो जनरल इंट्रोडक्शन है उसका। तो अपने पास में है एक तरंग की समीकरण। अपन वो बातें नहीं कर रहे हैं जो क्लास 11 में थी कि तरंग की व्यापक समीकरण क्या होती है, कैसे बनती है, कहाँ से बनती है, वो बातें नहीं कर रहे। सिंपल पड़ी हुई है, तो डायरेक्ट ही क्या कर रहे हैं, केवल यहाँ पर समीकरण लिख रहे हैं। समीकरण काम आती है इसलिए, क्योंकि 11th में पढ़ चुके हैं उस चीज़ को। तो सिंपल सी अपने पास में जो तरंग होती है साइन वाली, तो उसकी जो समीकरण होती है वो होती है अपने पास ए साइन, ये होता है ओमेगा टी माइनस में के एक्स। ये एक जनरल समीकरण है किसकी? तरंग की। वेव जो अपनी है उसकी एक जनरल इक्वेशन है। कैसे बनती है ये क्लास 11th में अपन डिस्कस कर चुके हैं। सही है, फिर भी नहीं मालूम कहाँ से आई तो कभी बीच में जब मौका मिलेगा तो बताएंगे इसको कैसे आई। चलो, अब जरूरी नहीं है यहाँ पे वाई हो या एक्स हो, ये आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर चीज़ है अपने पास में ए, ये अपने पास में जो भी तरंग है ये उसका क्या बन गया अपने पास? आयाम। याद नहीं है इसलिए लिख रहे हैं इसको, क्या है साइन तो साइन होता ही है। ओमेगा क्या होती है? कोणीय आवृत्ति, जिसको अपन लिखा करते हैं यहाँ पर 2 पाई/टी, या सिंपल यहाँ पर 2 पाई/f। बता दिया कल। टी क्या होता है, एफ क्या होता है। टी आवर्त काल था, एफ अपने पास में आवृत्ति थी। सही है। के इक्वल टू अपने पास में होता है यहाँ पर 2 पाई/लैम्डा। सही है। इसको बोलते हैं यहाँ पर संचरण नियतांक। तो ये अपने पास में है संचरण नियतांक, इंग्लिश में कहते हैं इसको प्रोपगेशन कांस्टेंट। सही है। कल नहीं लिख पाया इसको, भूल गए कल। चलो फिर आगे, ये क्या है? एक्स। तो एक्स क्या शो करता है? इसकी जो वेव है उसकी प्रोपगेशन की डायरेक्शन, मीनिंग आपकी एनर्जी किस डायरेक्शन में ट्रांसफर हो रही है उसको ये रिप्रेजेंट करता है। सही है नहीं है? तो एक्स डायरेक्शन के लिए काम में आता है। वेव की मोशन की डायरेक्शन या एनर्जी की ट्रांसफर होने की जो डायरेक्शन है उसे ये एक्स रिप्रेजेंट करता है। तो डायरेक्शन के लिए हमेशा इस एक्स के आगे की जो कहानी है इसे देखनी है। इस कंडीशन के अंदर आपकी जो वेव है ये प्लस एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, तो इसकी जो गति की दिशा है वो है प्लस वैल्यू इसके अंदर एक्स दिशा में। अगर इस एक्स के आगे, मैं बोल रहा हूँ बार बार, मैं एक्स के आगे, बीच में नहीं बोल रहा, एक्स के आगे क्या लिखा होता? क्या लिखा होता यहाँ पर? प्लस। तो ये डायरेक्शन क्या होती है अपने पास में? माइनस होती है। सब बातें पढ़ाई हुई है 11th क्लास के अंदर, तो कोई ऐसी खास बड़ी बात नहीं है, लेकिन नहीं थी इसलिए सिंपल सा ये लिख दिया अपने पास। सही है। अगर इसी तरंग के अंदर ये देखो ओमेगा टी माइनस जो के एक्स है, ये जो वेव है इसकी स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से है? ओरिजिन से। इसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, y बराबर साइन ओमेगा टी माइनस में के एक्स, और ये प्लस माइनस क्या हो गया? फाई। ये फाई यहाँ पर क्या बन गया अपने पास में? कलांतर। यानी आपकी जो तरंग है वो मूल बिंदु से कितना आगे पीछे से मोशन करना स्टार्ट करती है, ये उसको क्या करेगा? शो करेगा। कल बातें करी थोड़ी सी कलांतर के बारे में, तो ये फाई अपने पास में क्या हो गया? कलांतर हो गया। सही है। अब ये यहाँ क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पे काम में आती है किसके अंदर? लाइट वेव के अंदर, इसलिए लिखानी पड़ी। कैसे आई सब बातें अपन 11th में जान चुके हैं। अब इसके ऊपर कुछ छोटी छोटी सी
सवाल बनते हैं, उनको अपन करते हैं, करा रखे हैं, फिर भी डिस्कस करते हैं एक बार, फिर अपने जो चैप्टर है उसके ऊपर शुरू करेंगे। सवाल क्या बनते हैं? न्यूमेरिकल बनते हैं, सिंपल सिंपल से, यहाँ नहीं तो कहीं ना कहीं तो बनेंगे ही। क्या बनते हैं कि आपकी जो जनरल इक्वेशन है वो किस में होती है? एक सिंगल साइन के अंदर, दिख रहा होगा। अब अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया जाता है, थोड़ी सी आपकी बेसिक ट्रिग्नोमेट्री को यूज करिए, और बेसिक ट्रिग्नोमेट्री को यूज करके आपको उससे क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। तो पहला काम क्या है, अगर आपको कोई इक्वेशन दे रखी है तो उसमें इक्वेशन को, इस जनरल जो इक्वेशन अभी लिखी थी, इस फॉर्म में क्या करना होगा, लाना होगा। इसके लिए आपकी जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है वो काम में आएगी। तो सबसे पहले एक सिंपल सा इक्वेशन करते हैं अपन। चलिए फर्स्ट नंबर, सब में एक ही काम करना है अपने को। ये है y बराबर, y बराबर 2 साइन, ये है पाई टी माइनस में कितना हो गया, पाई एक्स। बिल्कुल सिंपल सा लिखा हुआ है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। तो अब अगर इस जगह पर देखा जाए तो 2 साइन पाई टी माइनस क्या लिखा हुआ है, पाई एक्स। सवाल जो आपका सब में करना है, अपन 4 इक्वेशन लिखेंगे यहाँ पर, तो सभी में वही काम करना है। सबसे पहले अपने पास में है इस जगह पर आपको जो निकालना है वो है आयाम। सेकंड नंबर वो है अपने पास में कौन सी हो गई, आवृत्ति। सेकंड नंबर जो चीज़ है कौन सी हो गई, आवृत्ति। थर्ड नंबर अपने पास में संचरण नियतांक, और फोर्थ नंबर अपने पास में है तरंग का वेग। तो ये अपने पास तरंग का वेग। और फिफ्थ नंबर पर है t बराबर 0 और x बराबर 0 पर विस्थापन। ये 4-5 चीजें हैं, सब में कॉमन है, ये सब में निकालनी होती है, तो कोई ऐसी खास परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन याद रखना है। तो 4 चीज निकालनी, इसमें तो कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। आपके पास जो इक्वेशन है अभी लिखी थोड़ी देर पहले, क्या होती है, y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो क्या कहा, यहाँ साइन में है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो इनको पहले कंपेयर करो, कंपेयर करेंगे तो साइन के आगे लिखा हुआ है, तो पहला आपका आंसर, इससे बढ़िया तो कोई सवाल ही नहीं है, फालतू सवाल। ये जो भी है आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर 2। लेकिन कंपेरिजन कब होगा, जब ये दोनों इक्वेशन किस में होंगी, एक जैसी होंगी। दूसरी चीज आपको दिखी गई होगी, ओमेगा में कौन छुपी होती है, क्यों छुपी है, हाँ नहीं भाई, ओमेगा में कौन छुपी है, पाई, सॉरी आवृत्ति। तो आपको दिख गया होगा ओमेगा बराबर यहाँ पे टी 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 दिख गया। ओमेगा में अंदर जानते हैं कितना होता है, 2 पाई एफ इक्वल टू ये पाई उड़ा दो, तो एफ की वैल्यू कितनी आएगी भाई, कट ही जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 मतलब 0.5 हर्ट्ज। इसी का इन्वर्स कल बताया था, क्या होती है, आवर्तकाल, या समझ जाओ फिर। थर्ड नंबर पॉइंट इसके अंदर। तो तीसरी चीज है अपने पास में संचरण नियतांक। तो कोई दिक्कत नहीं है, x का कोफिशिएंट k है, x का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है, पाई। तो आपकी जो k की वैल्यू है ये कितनी आ जाएगी, k की वैल्यू कितनी है, पाई। और अगर आपसे तरंग दैर्ध्य के बारे में, वेव की लेंथ के बारे में पूछा जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, k में क्या छुपा होता है, तो k की वैल्यू होती है 2 पाई अपॉन लैम्डा। तो ये कितना हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो लैम्डा की वैल्यू 2 आ जाएगी। जो भी यूनिट दी जाएगी मैं लिखी नहीं है, सेंटीमीटर मीटर जो भी होगा वो लगा देंगे, लिखा नहीं है। ओह चलो आगे, तरंग का वेग तो शायद याद होगा, ये फोर्थ नंबर, तरंग का वेग v वेव कल लिखा भी था, लैम्डा अपॉन टी या राजा, या ओमेगा अपॉन के, जैसा आपको अच्छा लगे लिख सकते हो, डिपेंड ऑन योर चॉइस। चलिए, तो ये ओमेगा अपॉन के भी होता है, ये कहाँ से आ गया, वही फॉर्मूला है, ऊपर नीचे 2 पाई से मल्टीप्लाई करके देखोगे तो ये आ जाएगा अपने पास। ये आपके पास जानते ही हो, नहीं मालूम है कोई दिक्कत नहीं है, लैम्डा लगाओ भाई, और नीचे क्या लिखो, टी। तो लैम्डा की वैल्यू आपके पास कितनी है, 2, और टी की वैल्यू अपन जानते ही हैं, ये फ्रीक्वेंसी है, जिसका उल्टा कर लोगे तो चलो खुद रखिए इसको। और लास्ट में है फिफ्थ नंबर,
t इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पर, तो इस इक्वेशन में क्या रखिए, t की जगह पे 0, x की जगह पे भी क्या लिखो 0, तो यहाँ भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, तो कितना हो गया, ये y बराबर ये हो गया 2 साइन, यहाँ कितना हो गया 0 माइनस 0, आपको समझदार हो साइन 0 माइनस 0 जानते ही हो, साइन 0 और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। सही है। जैसे बहुत सारे छोटे छोटे से क्वेश्चन बनते हैं, आराम से किए जा सकते हैं, कोई खास बड़ी बात नहीं है। ये तो एक बेसिक सिंपल हलवा टाइप सवाल था। अब थोड़ा सा एक दो क्वेश्चंस और हैं वो करते हैं यहाँ पे। सही है, काम सब में यही करना है जो लिखा हुआ है यहाँ पर। चलो अब आते हैं दूसरे, मतलब समीकरण नंबर जो 2 है उसके ऊपर। तो अपनी जो समीकरण है ये है सेकंड नंबर, y इक्वल टू साइन पाई टी प्लस में कॉस पाई टी, लिखी हुई है सिंपल सी, साइन पाई टी कॉस पाई टी। सही है। अब जो भी है तो है भाई, क्या करें। अब दिक्कत कहाँ पे आ गई, मैंने क्या कहा कि आपकी जो समीकरण है वो होनी किसमें चाहिए थी, एक सिंगल साइन के अंदर, जनरल फॉर्म जो होती है। लेकिन यहाँ क्या आ गया, साइन भी आ गया और साथ में कौन सी भाई साहब आ गए, कोस भी आ गए। तो क्या करें भाई साहब, इनको चेंज करना पड़ेगा। किसके अंदर, एक सिंपल जनरल इक्वेशन के अंदर। तो बेसिकली यहाँ पर अगर अपन देखें तो मैथमेटिक्स के अंदर जो बच्चे पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन वगैरह, वहाँ पे बातें आती है, तो याद भी होनी चाहिए। जब भी साइन और कोस अगर प्लस में आएंगे माइनस में आएंगे, सबसे बढ़िया काम क्या है कि आपके पास में साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला है ये काम में आएगा। हम कैसे आएगा, देखो इस तरह की इक्वेशंस को सोल्व करने का जो तरीका है, तो यहाँ पर दिख रहा होगा साइन का कोफिशिएंट कितना है, कुछ भी नहीं है, मतलब 1। इधर कितना है भाई, साइन का कोफिशिएंट यहाँ पे भी कितना है 1। तो इस कंडीशन के अंदर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो साइन और कोस के जो कोफिशिएंट आगे लिखे होते हैं उनका वर्ग करिए। तो 1 का वर्ग तो 1 ही होगा, इसमें कोई बड़ी बात ही नहीं है। कितना मिलेगा 2। ठीक है, तो 2 मिल जाएगा। तो उस 2 को क्या करिए, ऊपर नीचे, सॉरी 2 को रूट लीजिए। तो रूट लेंगे तो यहाँ पर उस रूट का ऊपर और नीचे आपको क्या करना होगा, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करना होगा। तो इस इक्वेशन में क्या करेंगे अपन, यहाँ पर √2 से ऊपर व नीचे आपको क्या करना है, गुणा। ऊपर भी करना है और नीचे भी करना है, काउंट क्या करना है, गुणा। तो आपकी जो इक्वेशन है y बराबर, यहाँ आपने लिख दिया इसके अंदर √2, नीचे भी लिख दिया √2, इधर ये साइन पाई टी है ही सही, और ये कितना हो गया कॉस, ये अपने पास में क्या हो गया पाई टी। ध्यान रखना है जो भी कोफिशिएंट्स दिए जाएंगे उन्हीं को पहले क्या करना है, वर्ग करना है, स्क्वायर करिए, फिर उनको जोड़ना है, मतलब ऐड करना है, और जो भी वैल्यू मिलेगी उसका अंडर रूट लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। सही बात है। चलो फिर जो ऊपर वाली टर्म है इसको रखो, ऊपर वालों को पकड़ लो और नीचे वाले को इसमें अंदर घुसा दो। तो यहाँ पर y इक्वल टू ये कितना हो गया √2, अंदर ही चला जाएगा, तो ये 1/√2, और ये साइन पाई टी यहाँ पे भी आएगा बेचारा 1/√2, और ये कितना हो जाएगा कोस पाई टी। सही है, कुछ भी नहीं किया, नीचे वाले को अंदर भेजा, गुणा कर दिया, जो भी है सिंपल सिंपल बातें। 1/√2 किसका मान होता है, साइन में या कोस में, दोनों में होता है, दोनों। तो आपकी इच्छा जो अच्छा लगे वो लिख दो। अगर आप साइन लिखोगे तो साइन के रेस्पेक्ट में आंसर आना है, कोस लिखोगे तो कोस के रेस्पेक्ट में आएगा। तो यहाँ पे ये अपना क्या हो गया, √2 है ही सही। इस जगह पे 1/√2 की जगह मैंने लिख दिया कोस π/4, जानते होंगे कोस π/4 जानो 45 डिग्री। इसका तो मैं कुछ करूँगा ही नहीं, जैसा है वैसा ही। तो ये साइन पाई टी, अगर यहाँ कोस लिखा है तो यहाँ पे उल्टा लिखिए, साइन लिखिए इस जगह पे। तो ये आ गया अपने पास साइन π/4, और ये कितना बन गया कॉस पाई टी। सही है, ये स्टेप्स होती हैं इस काम को करने के लिए। अब क्या करें, तो ये अगर ढंग से देखो कोस साइन, साइन कोस एक दूसरे के अपोजिट हैं। मैथमेटिक्स में कई जगह पे आपको
फॉर्मूला लिखाया गया है किसका, साइन ए प्लस बी का। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ साइन ए प्लस बी। नहीं याद है, लिख देता हूँ मेरे कोने में, याद करना पड़ेगा। ये होता है अपने पास में साइन ए कॉस बी प्लस में इसका उल्टा लिखना है, ये साइन बी और ये कितना हो जाएगा कोस में ए। तो अपोजिट लिखिए, तो यहाँ दिख गया होगा सेम वैसा का वैसा फॉर्मूला है। तो ये क्या बनेगा, y बराबर यहाँ पर ये √2, सही बात है बिल्कुल। और यहाँ पे ये कितना बन जाएगा, साइन, ये बन गया पाई टी, बन गया पाई टी। और साथ में कितना आ जाएगा यहाँ पे प्लस में ये π/4। चलो आ गया। ये अपना क्या बन गई, एक जनरल इक्वेशन। इसमें एक छोटी सी बात है, मैंने kx वाली टर्म नहीं लिखी जानबूझकर, लंबी लंबी दिखती इसलिए। तो यहाँ पे जब अपनी बातें कर रहे हैं कौन सी वाली, दो ये वाली, ये नहीं निकल पाएंगी। कौन सी, संचरण नियतांक और तरंग का वेग, क्यों समझाने के हिसाब से कि आती है तो कैसे करेंगे, इसलिए मैंने लिखा ही नहीं है kx वाली टर्म जानबूझकर। √2 sin π/t प्लस कितना आ गया, π/4। अब शायद मुझे करने की आवश्यकता नहीं है, समझ गए होंगे। साइन के आगे लिखा हुआ क्या बनेगा भाई, आयाम, समझ गए। ओमेगा आपके पास में कितना है, पाई, पहले की तरह पाई कर लोगे अब तो, ठीक है। और ये π/4 क्या कीजिए, तो लिखिए थोड़ी देर पहले, जिस टर्म के अंदर कॉन्स्टेंट टर्म्स आती है ये क्या होता है, कलांतर। तो ये जो वेव है π/4 एंगल से कहाँ चल रही है, आगे से। kx वाली टर्म नहीं लिखी ताकि छोटा दिखे थोड़ा सा, और कुछ भी नहीं है। चाहे तो आप लिख सकते हो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये सेकंड वैरायटी है अपनी, इसके अंदर साइन और कोस किस में आते हैं, प्लस में, या किस में आएंगे, माइनस के अंदर, सही है। चलो आगे खुद करें, उसमें कोई खास बड़ी बात नहीं है। तीसरी बात, तीसरी तरह का जो इक्वेशन अपने पास में है, चलिए थर्ड नंबर, थर्ड नंबर में है अपने पास में बेसिक इक्वेशंस। फर्स्ट नंबर अपनी इक्वेशन है y बराबर, ये है साइन स्क्वायर पाई टी। kx वाली टर्म में नहीं लिख रहा हूँ जानबूझकर अभी। चलो काम वही करना है, आयाम निकालना है, आवृत्ति वगैरह जो निकालना है, जो निकालना ही है। तो ये अपने पास में लिखा हुआ y इक्वल टू साइन स्क्वायर पाई टी। ये टर्म फिजिक्स में 12th में कई जगह पे काम आती है, अगर याद हो तो। अब दिक्कत कहाँ पे आ गई, स्क्वायर लगा हुआ है, सही है ना। स्क्वायर के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, तो कोई बात नहीं। यहाँ पे अपने पास में एक फॉर्मूला होता है, बहुत से लोगों ने पढ़ा होगा, cos 2a। नहीं पढ़ा, याद करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। cos 2a इक्वल टू होता है, सबसे बढ़िया फॉर्मूला है 1 - 2 साइन स्क्वायर a। इसी में cos वाली टर्म भी आती है, सही है, दोनों बात एक ही है। अब इसमें से आपको दिख रहा होगा कि इसको पहले चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दिख रहा है ना, साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर के लिए क्या करो, पहले इस इक्वेशन को सोल्व करो। तो इन भाई साहब को कहाँ ले आओ, उठा के इधर। तो ये cos 2a माइनस, इधर ये माइनस कितना हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर a। तो ये अपने पास में हो गया 2 साइन स्क्वायर में कितना हो गया a। इस -2 का डिवीजन कर दीजिए यहाँ पर, तो ये हो गया साइन स्क्वायर a। तो कितना हो जाएगा अपने पास में, ये 1 माइनस में cos 2a, नीचे डिवीजन में कितना आ गया तुम्हारे पास में, ये 2 आ गया डिवीजन में 2। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। चलो तो ये साइन स्क्वायर की जो वैल्यू थी वो आ गई, यानी साइन स्क्वायर की जगह अपन को क्या लिखना है, ये अगर ढंग से देखें तो यहाँ a की जगह पे क्या लिखा हुआ है, पाई टी, सही है। तो लिखिए इसकी जगह पे a की जो वैल्यू है ये अपने पास में कितनी, पाई टी लिखो, यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। तो जब यहाँ पर लिखेंगे तो ये साइन स्क्वायर ये कितना हो गया, पाई टी, इधर हो जाएगा 1 माइनस में cos 2, और ये पाई टी नीचे कितना हो गया डिवीजन में ये 2।
तो इस साइन स्क्वायर की जो टर्म होती है उसकी जगह पे क्या मेंशन किया जाएगा अपने पास में, ये y इक्वल टू, तो ये y इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, 1 माइनस इसकी जगह पे कॉस 2 पाई टी, नीचे डिवीजन में कितना हो गया ये 2, सही है। 2 को एक्सटेंड कर दीजिए तो ये 1/2 माइनस यहाँ पे 1/2 और ये कितना हो गया cos 2 पाई टी। इस 1/2 को धर ले आओ, अपनी इच्छा के ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बचेगा 1/2 और ये कितना हो गया cos 2 पाई टी, सही है। ये तो पूरी कौन सी टर्म होगी, ये पूरा आपका क्या हो गया एक डिस्प्लेसमेंट। तो ये कोस में आ गई। अरे सर इक्वेशन तो साइन में होती है। अरे तो भाई कोस को साइन में बदलने के लिए कोई बहादुरी नहीं करनी पड़ती, सिंपल 90 डिग्री का एंगल ऐड और माइनस ही करना होता है, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो यहाँ पे कोस के आगे जो लिखा होगा, सपोज के आगे भी कोस को साइन में बदल लो, भी सारे काम ही करूँ। कोस को साइन में बदलने के लिए केवल यहाँ 90 डिग्री का एंगल का फर्क आता है, तो बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसके आगे लिखा हुआ अपने पास पहली चीज फर्स्ट नंबर, ये जो a की वैल्यू है ये कितनी हो जाएगी 1/2, सही है। ओमेगा कितना आ जाएगा अपने पास में, ये 2 पाई, बस बहुत है, आगे तुम खुद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे अब तो, क्या नहीं कर सकते। तो ये अपने पास दो वैल्यूज आ गई। मैंने पहले भी कहा के वाली टर्म नहीं लिखी है। तो ये थर्ड नंबर वाली जो वैरायटी है उसके क्वेश्चंस होंगे। इसी की जगह हो सकता है y की वैल्यू कितनी लिखी जाए अपने पास में है, क्या लिखी जा सकती है, कोस स्क्वायर, तब भी सेम फिनोमिना काम करेगा, कोस 2a का फॉर्मूला काम आएगा। फिर भी मैं लिख देता हूँ कोस 2a के सारे फॉर्मूले जितने भी हैं वो आपको याद रखने हैं, तो ये चीज़ मैं बिठा देता हूँ यहाँ से। पहला फॉर्मूला ये है। दूसरा जो फॉर्मूला है यहाँ पर वो है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ये दो ही बहुत है, चलो इतना याद कर लो तुम। चलो, और नहीं मालूम तो कोस का फॉर्मूला होता है यार, a+b वाला, उसे निकाल सकते हो, नहीं है तो याद करिए। ये कुछ बेसिक वैरायटी के क्वेश्चन थे, सब करा रखे हैं 11th क्लास के अंदर मैंने, सही है ना। तो ये वेव्स के बारे में जनरल इक्वेशन थी जो काम आती है बीच में। अब आते हैं अपने चैप्टर के ऊपर जो अपना है वेव ऑप्टिक्स, तरंग प्रकाशिकी। यहाँ से ये शुरू होती है, कहाँ से, यहाँ से। फिर इतने दिन क्या खराब करे बकवास करके, इंट्रोडक्शन था, काम आता है, भूल भाल गए, इसलिए इतनी सारी कहानी लिखनी पड़ी, याद होनी चाहिए, ये नहीं है भूल गए, इधर देखो। चलो आते हैं अब तरंग प्रकाशिकी पे। तो तरंग प्रकाशिकी में बेसिकली अपन को क्या पढ़ना है, प्रकाश की जो तरंगें होती है उनके बारे में पढ़ना है, उनका बिहेवियर पढ़ना है, उनकी वजह से क्या क्या इफेक्ट्स आते हैं वो आपको पढ़ने हैं यहाँ पे, समझे कुछ, किसके लिए, इस तरंग प्रकाशिकी के अंदर। चलिए अब इस प्रकाश के लिए आज अपन जानते हैं कई चीज़ें हैं कि प्रकाश फोटोन में है, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंगे हैं, और भी दुनिया भर की चीज़ें जानते हैं। लेकिन जब इनिशियली स्टेज में इसकी डिस्कवरी हुई थी तो बहुत महान महान साइंटिस्ट पैदा हुए जो अपनी बातें भले ही गलत फॉर्म में बता गए, लेकिन मजबूरी ये हो गई अपने को याद करनी पड़ती है, सही है ना। तो सबसे पहले जो यहाँ पर आता है वो आता है अपने पास इनिशियली जब प्रकाश के बारे में बातें करी। पूरा आज अपन नहीं करेंगे, थोड़ा सा ही कर पाएंगे, केवल हाई गेन का सिद्धांत। सिंपल सा है, याद करना है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ये उस जमाने की बात है जब लोग जानते नहीं थे, और हिंदुस्तान के लोग तो अपन जानते ही हैं, उस जमाने में आधे नंगे घूमते थे। ये उस जमाने की बातें हैं बेचारी। हाई गेन का सिद्धांत कैसे है, सारी कही हुई बातों में से अधिकांश जो बातें हैं इसकी वो गलत हैं, लेकिन मजबूरी है, क्या करें, इनिशियली पापा जी हैं तो याद तो करना ही पड़ेगा। क्या कहा, ये उस जमाने की बातें कर रहे हैं, आज की बातें नहीं कर रहे अपन। कैसे कि आपको मैंने शुरू में इंट्रोडक्शन बताया था कि किसी भी एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेवल करने के लिए, जाने के लिए क्या चाहिए होता है, मीडियम। और अपन जानते हैं लाइट भी, प्रकाश भी एक ऊर्जा है, सही है कि नहीं है। तो ऊर्जा को भी, यानी प्रकाश या ऊर्जा को भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए क्या चाहिए होता है, मीडियम। तो इन भाई साहब ने क्या कर लिया, अपना ही खुद का सिद्धांत बना लिया, जो मर्जी माए फेंका लंबा लंबा,
क्या बना लिया, सोचो थोड़ा सा। इन्होंने क्या कहा कि प्रकाश एक काल्पनिक माध्यम ईथर के अंदर गति करता है। कहाँ से, एक स्थान से दूसरे स्थान तक। मतलब इनकी थ्योरी के अनुसार पूरे ब्रह्मांड, पूरा ब्रह्मांड में, अर्थ की बात है, पूरे यूनिवर्स में हर जगह पर एक काल्पनिक माध्यम है। इन्होंने माना, जो है कुछ भी नहीं, इनके अनुसार जो पूरे यूनिवर्स में एक समान रूप से क्या है, फैला हुआ है। इन भाई साहब के अनुसार, आज अपन जानते ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन ये कह रहे हैं कि काल्पनिक माध्यम के जो कण होते हैं या परमाणु, जो भी उन्होंने माने, वो इस प्रकाशीय ऊर्जा को एक स्थान से कहाँ तक, दूसरे स्थान तक लेकर जाते हैं। ये इनकी थ्योरी की सबसे फर्स्ट नंबर पॉइंट था, जो याद होना चाहिए। किसके अंदर, एक इमेजरी मीडियम ईथर के अंदर लाइट आपकी क्या करती है, ट्रेवल करती है, इमेजरी मीडियम ईथर के अंदर। तो ये जो पूरे यूनिवर्स में यूनिफॉर्मली क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है। वो ईथर नहीं केमिस्ट्री का, जो इनकी मर्जी में आया माना। क्यों माना, क्योंकि ये पता था कि एनर्जी को ट्रेवल करने के लिए क्या चाहिए होता है, माध्यम, इसलिए, और कोई कारण नहीं था। आई बात समझ में। ये पहला पॉइंट थी इनकी थ्योरी का, हाइगेन के सिद्धांत का। सेकंड नंबर, जो लाइट है, इस लाइट की जो स्पीड होती है अपन जानते हैं क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बहुत ज़्यादा होती है। इसका मतलब क्या है भाई, इन्होंने क्या अजम्पशन ली सेकंड नंबर के अंदर, कि लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। तो ज़्यादा होने की वजह से जो आपका इमेजरी मीडियम, काल्पनिक माध्यम ईथर है, इस ईथर की डेंसिटी, घनत्व बहुत कम होता है, लेकिन इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। ये बात उन्होंने सेकंड जो इनका पॉइंट है उसमें बताई, क्या बताई है, कि लाइट जो है इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। ज़्यादा होने के कारण क्या खास बात है, क्या खास बात है भाई साहब, स्पीड ज़्यादा है तो डेंसिटी क्या होगी, कम, लेकिन इलास्टिसिटी यानी प्रत्यास्थता क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। कैसे कही भाई, इसको ले एक एग्जाम्पल से समझते हैं अपन, बड़ा आसान सा एग्जाम्पल है। जैसे अपनी एकेडमी है वहाँ पर मेन रोड पर, अब आपको वहाँ से उदय मोड़ जाना है, और उदय मोड़ तक का जो रोड है खचाखच भरा हुआ है, डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तो क्या तुम्हारी चलने की स्पीड ज़्यादा आएगी, पॉसिबल ही नहीं है। जब डेंसिटी ज़्यादा है तो तुम्हारी स्पीड क्या हो गई, कम हो गई। और रोड पूरा खाली है तो क्या होगा, ओ भागते हुए जाओ, आपके पास बाइक है, चलाओ कितने से, 100 से या 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। वही बात यहाँ पर इन्होंने कही है। सही है, ये तो था डेंसिटी का या घनत्व का मीनिंग। सेकंड नंबर कौन सी बात है, इन्होंने क्या कहा कि इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता भी क्या होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। तो अपन ने पहले भी डिस्कस किया है, इन्होंने भी कहा है कि जब पार्टिकल्स किसके, ईथर के एनर्जी को आगे लेके जाएंगे तो पार्टिकल फर्स्ट नंबर कहाँ जाएगा, आगे वाले के पास जाएगा, जाके कोलिजन करेगा। इसके रेस्पेक्ट में बातें कर रहे हैं अपन, हाइगेन के रेस्पेक्ट में। आज अपन जानते हैं लाइट को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, आज की बात में हम इसकी बातें कर रहे हैं। तो जैसे आपको एक सिंपल एग्जांपल लिया जाए, आपको आपकी मम्मी ने कुछ काम पैसे देकर भेजा, बेटा जाओ बाजार जाके ये सामान लेके आओ। तो आप गए और जाके बैठ गए वहाँ पे मज़े से, आराम से, शाम को घर लेके आए। तो क्या होगा, जब आपने मम्मी का काम एक ही काम सुबह से लेके शाम में किया, तो दूसरा काम जो मम्मी बताएगी कब करोगे। सही है कि नहीं है। तो प्रत्यास्थ अधिक का मतलब है कि अगर एक ईथर का परमाणु या कण आगे जा रहा है तो फटाफट एनर्जी दे और फटाफट लेके दूसरा आ जाएगा। तुम जितना जल्दी घर जाओगे उतना ही जल्दी दूसरा काम कर सकते हो। तो ये मीनिंग है प्रत्यास्थता का, परमाणु जितना जल्दी आगे जाता है ठीक उसी मोमेंट कुछ ही समय के अंदर वापस आ जाए, ताकि वो एनर्जी को आगे लेकर जाए। ये इसका सेकेंड नंबर पॉइंट हो गया, लिखना पड़ेगा एक कॉपी के अंदर, पूछा जाता है। सही है। थर्ड नंबर पॉइंट पे आते हैं। तीन बातें थी इसकी, इस पॉइंट की, कि जब आपका ये लाइट आगे मीडियम में क्या करती है, ट्रेवल करती है, तो ये अपने चारों ओर क्या बनाते हैं, वेव फ्रंट्स बनाते हैं। हिंदी में कहते हैं इसको तरंगाग्र बनाते हैं। कुछ समझे मैंने क्या बोला, ये अपने चारों ओर वेव फ्रंट या क्या बनाएंगे, तरंगाग्र बनाते हैं। ये तीन बातें हो गई। पहली बात कौन सी याद रहेगी, प्रकाश एक काल्पनिक माध्यम ईथर में गति करता है, पहली बात, मेरे अनुसार नहीं, इनके अनुसार। और ये क्या कहते हैं,
ये काल्पनिक माध्यम पूरे यूनिवर्स में ही फैला हुआ है। सेकेंड नंबर पॉइंट क्या कहा, प्रकाश का वेग क्या होता है, ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा। तो क्या खास बात होगी कि जिस मीडियम ईथर में ट्रेवल कर रहा है उसकी डेंसिटी कम होगी, लेकिन इलास्टिसिटी यानी प्रत्यास्थता क्या होगी, ज़्यादा होगी। और थर्ड नंबर क्या बात कही कि आपकी जो लाइट इस काल्पनिक माध्यम में जब ट्रेवल करेगी तो ये अपने चारों ओर क्या करती है, कई सारे वेव फ्रंट्स, हिंदी में तरंगाग्र, क्या करते हैं, उत्सर्जित करते हैं। सही है, यानी लाइट आपकी तरंगाग्र या वेव फ्रंट की फॉर्म में क्या होती है, आगे बढ़ती है। ये इसकी सबसे बड़ी खास बात थी। अब ये तरंगाग्र क्या चीज़ होती है, तो एक छोटा सा मैं आइडिया दे देता हूँ। पानी में पत्थर गिराते हैं तो कई सारे क्या बनते हैं, सर्किल्स आपको बनते हुए दिखाई देते हैं, याद होगा। जो सर्किल्स बनते हैं पानी में वो एक तरह से क्या होते हैं, तरंगाग्र या वेव फ्रंट्स होते हैं। और साउथ की पिक्चर देखी होगी ना, साउथ की पिक्चर देखो, गोली चलती है तो गोली के चारों ओर कई सारे क्या बनते हैं, तरंगाग्र बनते हैं, वही वेव फ्रंट्स बनते हैं। सही है, तो ये तीन बातें थी जो आपको क्या करनी है, याद रखनी है। किसके बारे में, हाइगेन के सिद्धांत के बारे में। थर्ड नंबर जो पॉइंट है ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसके बारे में, तरंगाग्र। अब इसको करते हैं थोड़ा सा डिस्कस कि तरंगाग्र क्या चीज़ है। तो पहले मैं बोलता हूँ परिभाषा, सुनना ध्यान से। किसी भी जो प्रकाश स्रोत है, तो जैसे मान लीजिए अपने पास में एक ये आसान सा एक ये क्या हो गया, एक प्रकाश स्रोत है। सही है, प्रकाश स्रोत जब लाइट को अपने चारों ओर क्या करेगा, इमिट करेगा या उत्सर्जन करेगा, तो लाइट सब डायरेक्शन में क्या करेगी, इधर भी इधर भी इधर भी सब तरफ क्या करेगी, ये बढ़ेगी, सब डायरेक्शन में बढ़ती है इक्वल स्पीड से। सही बात है ना। तो इस प्रकाश स्रोत के चारों ओर क्या करना, आपको एक काल्पनिक पथ बनाना है। तो मैंने क्या कर दिया, इस प्रकाश स्रोत के चारों ओर एक क्या बना दिया, काल्पनिक पथ। कैसा बनाया, उसी की आकृति का। सही है, चलो, तो ये अपन ने क्या बना दिया, एक काल्पनिक प्रकाश स्रोत बन गया। अब ये बीच में प्रकाश स्रोत है, इस प्रकाश स्रोत के चारों ओर क्या बना दिया, एक काल्पनिक प्रकाश स्रोत। सही है, तो ये जो काल्पनिक प्रकाश स्रोत जो होगा उसे यहाँ पे क्या कहेंगे अपन, तरंगाग्र कहेंगे। चलो चलो, आज इस टॉपिक को अपन बाद में डिस्कस करेंगे, फिर अभी यहीं छोड़ते हैं, नहीं आएगा ये। तो अभी के लिए तीन बातें जो हैं याद रखनी है। सही है, कौन सी वाली, हाइगेन के सिद्धांत की। तो कल मिलते हैं अपन वापस से।